हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। तो चलिए, द एक्सीलेंट बोर्ड में आप लोग को स्वागत है, मोस्ट वेलकम है मेरे भाई। आप लोग एकदम मन लगाकर पढ़ाई करिए, द एक्सीलेंट बोर्ड का नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए मेरे भाई, अपने बड़े भाई का नाम रोशन करिए। तो आज हम मेरे भाई प्रकाश का अपवर्तन वाला क्लास था, प्रकाश का अपवर्तन वाला क्लास, बचा हुआ क्लास, आज उसको हम उसको उसके ऊपर आघात करेंगे मेरे भाई, उस पर लड़ेंगे। तो चलिए, आप प्रकाश के अपवर्तन वाली क्लास हम पढ़ाते हैं मेरे भाई, और क्लास करा रहे थे तो उसको में मेरे भाई हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बता रहे थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे मेरे भाई, तो उसको मुझे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे समझिएगा इधर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे थे तो उसको में कमेंट आया कि भैया आप क्लास सब्जेक्टिव अभी बताइए नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव बताइए। तो चलिए मेरे भाई, आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताएंगे, मगर अभी सब्जेक्टिव का टाइम है। हम भी सोचे नहीं, हम भी सभी सारी टीम से राय लिए, सारे सारे लोग मेरे सब भाई से भी ऐसी राय लिए, तो बोले कि नहीं भैया, अभी सबसे अच्छा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है और तरीका है अभी ऑब्जेक्टिव। चलिए, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लोग को अभी पढ़ा देते थे, और सब्जेक्टिव के लिए मेरे भाई ऐसा ऐसा सब्जेक्टिव एक का वो छाट के बता देंगे मेरे भाई कि सीधे सीधे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव आप लोग को छाट के बता देंगे कि सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहेगा मेरे भाई। तो चलिए, प्रकाश का अपवर्तन वाली क्लास था, तो इसको मेरे भाई, इसको में से ऑब्जेक्टिव हम छाटे अपना नोट्स से मेरे भाई, आप लोगों को पढ़ाते हैं डेली, आप लोगों को तो दिखाई भी किए, और हम नोट्स से पढ़ाते हैं मेरे भाई। तो नोट्स में 92 ऑब्जेक्टिव छाटे मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव पूरा एनालिसिस की, एक का ऑब्जेक्टिव इतनी इतनी सा के छोटा मोटा भी रहता है ना मेरे भाई, उसको भी नहीं छोड़े, उसको सभ्य के लेते चले। तो इसलिए आप लोग हम छोटा छोटा दम ऑब्जेक्टिव ही लेके आए हैं। तो 92 ऑब्जेक्टिव है, तो इसको हम चलिए 92 पर आज लड़ेंगे। 92 का एकदम जितना देरी का क्लास होगा लगभग अब उतना देरी क्लास कराने के लिए आप लोग को तैयार है, तो आप लोग भी तैयार रहिए हमारे साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए। तो चलिए, हमारा यहाँ से हम पहले हेडलाइन मार देते हैं। हेडलाइन मार देते हैं क्या? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन हो गया। प्रकाश का ये हमारा चैप्टर है, ये भौतिक हो गया, फिजिक्स हो गया मेरे भाई, फिजिक्स भौतिकी, भौतिक चैप्टर 2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आई ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्यों मैंने क्वेश्चन यहाँ तक आप लोग क्लियर है। भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भाई, इससे 92 चैप्टर 2 में से मेरे भाई 92 ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताएंगे। इसको से बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को इधर उधर दिमाग में लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम दिमाग भी लगाइएगा मेरे भाई, आप लोग खोजिएगा कि नहीं 92 है तो 92 है, तो इसको 93 हम कर दें ऑब्जेक्टिव छाट के, तो आप लोग से नहीं मिलेगा मेरे भाई। समझ जाइए, चैप्टर ये अपवर्तन चैप्टर से आप लोग को 92 ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके लाए हैं आप लोग के लिए। जब सीधे सीधे मेरे भाई व्हाइट बोर्ड पे रख देंगे, तो आप लोग नोट्स हमारे साथ नोट्स निकालिए और पहले क्लास को देख लीजिए, और इसके बाद अगला वीडियो फिर से देखिएगा। इसको क्लास को एकदम मेरे भाई, एक क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देखिए। पहले एक क्लास को एकदम शांति से एकदम पहले सामने से बैठ के देख लीजिए क्लास को, और दूसरी बात क्लास को जब देख लेते और दूसरा बात में कॉपी लीजिए और कलम लीजिए, और उसमें एकदम एक का ऑब्जेक्टिव एकदम लाइन बाय लाइन, एगो ब्लैक एगो ब्लू, दो पे रखिए। ब्लैक से आंसर लिखिएगा, ब्लू से क्वेश्चन लिखिएगा। तो दोनों पेन से लिखिएगा, यूज करिए मेरे भाई, ताकि बोर्ड एग्जाम परीक्षा में भी आप लोग को दो ही पेन का यूज करना है, ब्लैक और ब्लू। इससे मेरे भाई हैंड राइटिंग आपका शुद्ध रहेगा, देखने में भी ग्लो अच्छा देगा, इफेक्ट अच्छा देगा मेरे भाई। तो मार्क्स भी एग्जामिनर आप लोग को मार्क्स भी अच्छा देगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? मार्क्स भी एग्जामिनर अच्छा कॉपी से चेक किया जाएगा, तो एग्जामिनर अच्छा से मार्क्स देगा। चलिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से, क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर करिएगा, निम्न में से निम्न में निम्न में से कौन निम्न में से सा पदार्थ कौन सा पदार्थ लेंस बनाने बनाने के लिए प्रयुक्त कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं प्रयुक्त नहीं है?
कौन सा पदार्थ तो कभी लेंस नहीं बन सकता मेरे भाई, कौन सा पदार्थ से लेंस नहीं बन सकता, कौन से? तो मेरे भाई देखिएगा यहाँ पे पानी से लेंस बनता है, थोड़ा सा उसको में रहता है। कांच से भी लेंस बनता है कि हम शीशा को ही दर्पण में, दर्पण को लेंस कहते हैं मेरे भाई। तो कांच से हो गया, शीशा से हो गया, और कांच से हो गया मेरे भाई, और जल से तो बताइए दिया आप लोग को। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो कहता है हमारा, तो हमारा आंसर है यहाँ पे, आंसर बोल रहा है मेरे भाई, आंसर बोल रहा है किसको से लेंस, निम्न में से कौन से पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर में लिखिएगा मिट्टी, मिट्टी से कोई लेंस नहीं बनेगा, मिट्टी, मिट्टी। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो मिट्टी, मिट्टी से कोई लेंस नहीं बनेगा मेरे भाई। इसको से लेंस बनेगा तो कैसे, तुम दीवार की तरह इसे बनेगा तो दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, तो ऐसे मिट्टी से कोई लेंस नहीं बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। फर्स्ट का निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? तो मिट्टी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो गया मेरे भाई। चलिए दूसरा से लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल एक उत्तल लेंस एक उत्तल लेंस की एक उत्तल लेंस की क्षमता एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर एक एक डायोप्टर एक डाईऑप्टर एक डाईऑप्टर एक डायोप्टर एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, एक डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो उस लेंस की उस लेंस तो उस लेंस की तो उस लेंस की फोकस तो उस लेंस की फोकस दूरी है कितना? एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी, डायोप्टर मेरे भाई एक एकदम डायोप्टर है, डायोप्टर कितना दिया हुआ है हमारा? एक दिया हुआ है। तो किसको मैं पूछ रहा हूँ? उत्तल लेंस में। देखिएगा से उत्तल लेंस मेरे भाई, उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण है मेरे भाई, उसको में से आप लोग एकदम याद कर लेना मेरे भाई, याद कर लेना कि उत्तल लेंस रहे, उत्तल लेंस उत्तल लेंस लेंस रहे या दर्पण रहे, उत्तल लेंस या दर्पण रहे, उत्तल लेंस या दर्पण रहे, दोनों में प्लस का चिन्ह होगा मेरे भाई, धनात्मक होगा। दोनों में इसको धनात्मक बोलते हैं, प्लस के धनात्मक, प्लस के मेरे भाई मेरे यार। देखो यहाँ पे तो प्लस के उत्तर लेंस रहे, उत्तर लेंस रहेगा या उत्तर दर्पण रहेगा? उत्तर लेंस में ये रहेगा, ये उत्तर दर्पण। तो उत्तर लेंस या उत्तर दर्पण में धनात्मक होता है प्लस, प्लस को बोलते हैं धनात्मक, माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक, प्लस को बोलते हैं धनात्मक, माइनस को बोलते हैं ऋणात्मक। तो उत्तर लेंस या दर्पण है ये मेरे भाई। आपको सब बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा मेरे भाई, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेगा उत्तर लेंस को बोलते हैं, तो ऑब्जेक्टिव आंसर में दे देगा धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग किस मारिएगा, आप लोग पढ़ रहे उत्तर लेंस को बोलते हैं तो धनात्मक, ए नंबर ऑप्शन मार के निकाल जाइएगा। तो इसलिए आप यहाँ से ध्यान रख दीजिए, उत्तर लेंस या उत्तर दर्पण में धनात्मक होता है, अवतल अवतल के ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस रहेगा या अवतल दर्पण रहेगा उसको में ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक माइनस के ऋणात्मक कहते हैं, माइनस के ऋणात्मक कहते हैं, माइनस के ऋणात्मक माइनस के ऋणात्मक कहते हैं, और प्लस के धनात्मक कहते हैं। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? माइनस के ऋणात्मक कहते हैं और प्लस के धनात्मक कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है मेरे विद्यार्थी जी? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए हमारा कह रहा, यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो कह रहा उत्तर लेंस में, तो उत्तर लेंस बनेगा यहाँ से, कहते हैं उत्तर लेंस में कितना होगा? आंसर इसका होगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है मेरे भाई उत्तर लेंस, देखिए उत्तर लेंस बोला, तो उत्तर लेंस में यहाँ पे आगे प्लस लगाइएगा। यहाँ तक हमारा आंसर हो गया। है एक उत्तर लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है तो प्लस 100 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर। प्लस काहे लगाए? तो यहाँ पर देख लीजिएगा उत्तर लेंस है इसलिए प्लस यहाँ लगा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर मेरे भाई। यहाँ तो आप लोगों में भाई हमारा उद्देश्य रहता है कि हमारे सभी विद्यार्थी को एकदम क्लास में एकदम याद कर लेना। ऐसा नहीं कि एकदम क्लास एकदम बोरिंग की तरह दिखाई दे, ऐसा एकदम रटते रहो, ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ, आसान भाषा में, हमारा थंबनेल है हम यहाँ पर इजी कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल आसान भाषा में क्लास किया जाता है। तो आप लोग यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन को मिलते हैं। कहता है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज
किसी बिंब का, तीसरा में कह रहा है किसी किसी बिंब का वास्तविक तथा किसी बिंब का वास्तव वास्तविक किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वास्तविक तथा समान समान साइज साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने बीम को बीम को उत्तल उत्तल लेंस के सामने उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखा जाए। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। कह रहा है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखेंगे ताकि बीम दम बस एकदम समान आकार के दम प्राप्त हो। तो हमारा नोट्स करा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर हमारा कार्य देखिए यहाँ से किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाए ताकि कहाँ पर रखा जाना चाहिए, कहाँ पर रखा जाना, इसको कर दीजिए यहाँ से। क्वेश्चन हमारा बेस्ट रखा जाना चाहिए, कहाँ पे रखा जाना चाहिए। तो हमारा नोट्स कह रहा है, चलिए कह रहा है फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, कह रहा फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पे दुगनी दूरी पर फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यहाँ देखिए हमारा कहा किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब कहाँ पर हमको मिल सकता है। तो फोकस दूरी पर रखेंगे, इसको दोगुना दूरी पर करेंगे तो समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे विद्यार्थी जी, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन तक हो गया। तब इसको हम हैं फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। पहले आप लोग क्लास को बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम समझते चलिए। पहले एक लेक्चर देख लीजिए और फिर इसको दोबारा देखिएगा ना तो कॉपी कलम से निकाल के और एकदम धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ लिखते चलिएगा ना धीरे धीरे, तो आप लोग हम 100% दावे के साथ ठोक के कहते हैं कि आप लोगों को क्लास में ही एकदम याद हो जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है, एकदम क्लास में ही याद हो जाएगा, क्लास में ही आप लोग को याद हो जाएगा। हमारा थंबनेल लिखा है मेरे भाई एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए कह रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी
फोकस दूरी, दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, -15 सेमी कर दीजिए इसको, सेंटीमीटर बोलते हैं भाई इसको, सेमी को सेंटी से सेंटी से मीटर, 15 सेंटीमीटर है दर्पण तथा लेंस संभवतः कौन सा है? 15 सेंटीमीटर है दर्पण तथा लेंस, दर्पण तथा लेंस, लेंस कौन सा है? लेंस कौन सा है? यहां से देखिएगा आप लोग कर रहा है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर, इसको -15 सेंटी। अब मेरे भाई आप लोग से सवाल आएगा, -15 सेंटीमीटर माइनस किसको में होता है? आप लोग को बता देते हैं, पिछला पिछला देखे थे पीछे, माइनस बताए थे, माइनस किसको में होता है? माइनस होगा अवतल दर्पण में और प्लस होगा उत्तल दर्पण में। धनात्मक माइनस को ऋणात्मक बोलते हैं और प्लस को धनात्मक बोलते हैं। ऋणात्मक -15 सेंटीमीटर दिल है तो डायरेक्ट आप लोग समझ जाइए कि माइनस है तो किसको होगा? कौन सा लेंस होगा? अवतल होगा। अवतल होगा तो कौन? अवतल दर्पण या अवतल लेंस दोनों है, तो दोनों अवतल, दोनों अवतल। -15 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों अवतल। इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों अवतल है, दोनों अवतल, दोनों अवतल, दोनों अवतल में होगा। माइनस किसको में होता है? अवतल में होता है। माइनस किसको में होता है मेरे विद्यार्थी? अवतल में होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? सारा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस कौन सा है? तो दोनों दर्पण अवतल होगा, दोनों का कि इसको मैं उत्तल दर्पण भी लिखेगा, ऐसे रहता है लिखा कि उत्तल दर्पण, अति अवतल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण, दर्पण अवतल, अवतल लेंस, तो इसीलिए दोनों को मिला के ही लिख दिया है कि दोनों अवतल दर्पण, दोनों, दोनों अवतल, दोनों इसको में अवतले होगा, दोनों, दोनों अवतले है, दोनों अवतले है, इसलिए दोनों को मिला के ही लिख दिए हैं कि दोनों अवतल है मेरे भाई। एक एक ऑब्जेक्टिव छाट कर लाए मेरे भाई। इससे 92 ऑब्जेक्टिव से बाहर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में दूर दूर तक संभावना नहीं, अगर इसमें बाहर 93 भी कर दिया ना मेरे भाई तो उसको से आंदोलन करेंगे, बोर्ड एग्जाम से आंदोलन करेंगे कि तू हमको ज्यादा ढूंढ सकता है। पूरा एकदम छाने छान चिड़िया एकदम पक्षी एकदम सब पूरा घोंसला में पूरा में ढूंढ लिए पूरा मेरे भाई की नोट्स है, बुक में भाई, ये भौतिक का बुक है फिजिक्स का, उसको पूरा में ढूंढ लिए है तो 92 को मिला है, समझ जाइए। तो उसको से ज्यादा छानबीन करेगा हमको से, एक का एकदम छोटा छोटा भी उठाए हैं और बड़ा बड़ा भी उठाए हैं मेरे भाई, तो समझ जाओ। यहाँ तक 4 नंबर तक क्लियर है। चलिए 5वां नंबर कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 5वां में कह रहा है प्रकाश, प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन के कितने नियम है? ये मेरे भाई ये आप लोग को दम देखिएगा कोर्स में भी ऑप्शन में भी आप लोग के लिए दे दिए थे ये क्लास। ये आप लोग कोर्स हमारे एक्सीलेंट कोर्स चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, मेरे भाई उसको पक्का ही क्वेश्चन दिए थे तो इसको में सभी हमारे विद्यार्थी सही किए थे। तो 2 नियम, उसको में 2 नियम सभी विद्यार्थी सही किए थे, तो इसको में प्रकाश का अपवर्तन कितने नियम है? तो 2। प्रकाश के अपवर्तन के नियम पूछेगा तो 2, प्रकाश के अपवर्तन के भी नियम 2 है और परावर्तन के भी नियम 2 है। दूसरा कह रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? अभी कह रहा है प्रकाश के, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? कितने, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इसको भी आप लोग से पूछेगा तो इसका भी नियम दुइएगा, दोनों से। परावर्तन के नियम 2, अपवर्तन के नियम 2, परावर्तन के नियम 2, अपवर्तन के नियम 2। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गए? यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर हो गया? अब कह रहा सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी बनने की एकदम मेरे भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ऐसे 7वां नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। कह रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शी
दर्शी में किसका किसका उपयोग होता है? उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण के सरल सूक्ष्मदर्शी में भाई छोटा से छोटा भी वस्तु को एकदम देखना है तो उसको में से उत्तल उत्तल लेंस के उपयोग होता है। उत्तल लेंस, उत्तल आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस में उपयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी को। सरल सूक्ष्मदर्शी का आप लोग को पूछेगा तो सरल सूक्ष्मदर्शी का आप लोग से पूछेगा कि उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तल लेंस में। सरल सूक्ष्मदर्शी को उत्तल लेंस में उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी को उत्तल लेंस में उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है 7वां नंबर क्वेश्चन तक में भाई? यहाँ तक आप लोग क्लियर है 7वां नंबर क्वेश्चन तक? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मेरे भाई आप लोग अभी तक क्लास को देख रहे हैं तो अब सभी भाई बहन के पास क्लास अपने शेयर कर दीजिए। सभी अपने दोस्तों के साथ क्लास शेयर कर दीजिए जो बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाला है। सभी को बताओ मेरे भाई, क्या फायदा मेरे भाई आप लोग सिर्फ खाली नहीं लीजिए, सभी को बताइए कि एक्सीलेंट बोर्ड है, उसको बहुत इजी कॉन्सेप्ट के साथ क्लास हो रहा है। हमको एकदम याद करने की जरूरत भी नहीं है, हमको क्लासे में याद हो रहा है तो एकदम समझ जाइए। एक्सीलेंट बोर्ड, एक्सीलेंट का मतलब ही होता है मेरे भाई अच्छा, उत्कृष्ट। आप सबका ही नाम दिया हुआ है, हमारे सब विद्यार्थी ही नाम दिए हैं तो इसका मतलब होता है अच्छा और उत्कृष्ट। अच्छा और उत्कृष्ट होता है एक्सीलेंट बोर्ड का मतलब। एक्सीलेंट बोर्ड का मतलब होता है अच्छा और उत्कृष्ट। तो अच्छा और उत्कृष्ट जैसे तो कामों तो भी करना है, नाम जैसा तो काम भी जैसा, नाम जैसा तो काम ब्रांड, नाम जैसा तो काम ब्रांड मेरे भाई। तो काम तो ब्रांड करना है ना। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, तब हो गया तब करा किसी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। 8वां में कह रहा है किसी 8वां में कह रहा है 8वां में कह रहा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक किसी किसी माध्यम के अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है का मान का मान होता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे साइन आर, इसका मान हो रहा है साइन आई, साइन एस आई एन, साइन आई बटे साइन आर, साइन एस आई एन साइन आर। होगा किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान। कल के क्लास में आप लोग को बता दिए थे साइन आई बटे साइन आर होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई। 8वां नंबर मेरे विद्यार्थी जी कर रहा है क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस नोमा का, सॉरी मेरे विद्यार्थी, एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है तो कैसा होता है? तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। उत्तल लेंस के मेरे भाई आप लोग को विद्यार्थी देखिएगा ऐसे मेरी बहन, उत्तल लेंस के फोटो ये हो गया, ये हो गया उत्तल लेंस का फोटो, देखिएगा ऐसे लगाते हैं। ये हो गया हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा हो गया, इसको कहेगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में देखिएगा यहाँ से किनारों की अपेक्षा, किनारा में कितना पतला है, किनारों की अपेक्षा, किनारों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। देखिए बीच में मोटा है ना तो इसको कहेंगे किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो इसका आंसर में हो जाएगा किनारों की अपेक्षा, किनारों किनारों की अपेक्षा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए किनारों की अपेक्षा बीच में ना मोटा दिया हुआ है तो यही वाली बैठा देना, यही वाली पूछेगा तो बैठा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बीच में मोटा। यहाँ तक आप लोग क्लियर है?
कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। एक उत्तल लेंस होगा तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अब कह रहा है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का 10वां में कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन का अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, एम बराबर होता है, एम बराबर होता है। अवतल लेंस को आवर्धन को एम से सूचित करते हैं तो एम बराबर होता है। तो v बटे यू, और एम बराबर होगा तो एम बराबर आप लोग ऐसे आंसर लिख दिए, एम बराबर होता है तो v बटे यू होता है। v बटे अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर ऐसे एम बराबर v बटे यू, ये वाला फॉर्मूला होता है। आप लोग ये वाला फॉर्मूला को ये बोर्ड एग्जाम में भाई 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव के पर्पज से ये बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आता है भाई, तो इसको आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है तो v बटे यू होता है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो आंसर में ये लिखिएगा। अब से पूछेगा अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो v बटे यू, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है तो m बराबर v बटे यू। दोनों दोनों सेम है। तो आप लोग ज्यादा नोट्स में मेरे भाई बढ़िया से दिया हुआ है v बटे यू, ये भी दिया हुआ है, मगर इसको यहाँ बोल रहा है कि m बराबर नाम जब दिया था आपको, खाली नाम है ना, आपसे पूछेगा भारतीय जोर नेम, तो आप लोग ऐसा तो नहीं बोलिएगा भारतीय जोर नेम माई नेम इज, आप लोग से भारतीय जोर जब नाम पूछ ही लिया तो अपना नाम बताइए डायरेक्ट, तो वही इसको मैं पूछ लिया कि m बराबर पूछिए रहे यहाँ तक v बटे यू डायरेक्ट लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? आप लोग 10वां नंबर क्वेश्चन था, कर रहा है 11वां में गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच है। गोलीय दर्पण में 11वां में कह रहा है, 11 इसको मानिए, गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध, वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। संबंध गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो कह रहा है R बराबर 2f संबंध है, ये संबंध है R बराबर 2f। ये f हो गया हमारा फोकस दूरी, और हो गया त्रिज्या, R बराबर 2f। R क्या कहते हैं? R शॉर्ट होता है तो R को कहते हैं त्रिज्या, तो R बराबर 2f मेरे भाई, R बराबर 2f होता है। यह तक आप क्लियर है? R को त्रिज्या कहते हैं और f को फोकस दूरी कहते हैं, तो f हो गया, f को फोकस दूरी कहते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं R, को त्रिज्या को R लिखते हैं शॉर्ट में, और फोकस दूरी को शॉर्ट में f लिखते हैं। तो पूछे बोलिए दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है कौन? तो R बराबर है 2f। यहाँ तक आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप लोग क्लियर है? तो और हमारा अब चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, और सभी भाई बहन के पास क्लास शेयर करो यार। जिंदगी में हमसे सबसे अच्छा कोई काम लगता है मेरे भाई तो हम पढ़ाई लिखाई सबसे स्टूडेंट लाइफ है क्या, स्टूडेंट्स। और वीडियो में देखे थे आप लोग क्लास के बारे में बहुत अच्छा मेरे भाई, हम इससे ज्यादा आप लोग को नॉलेज देते हैं मेरे भाई। आप लोग शॉर्ट क्लास वीडियो देखते रहिएगा, आप लोग हमारे शॉर्ट वीडियो में बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग देते रहते हैं शॉर्ट वीडियो में। उसको मतलब बहुत इजी एकदम पढ़ाई करने का आसान तरीका कैसे होगा, सबसे अच्छा दोस्त विद्यार्थियों का सबसे अच्छा दोस्त। हाँ मेरे भाई आप लोग को बताते हैं, 1 मिनट के टाइम लेंगे, आप लोग बताते हैं अभी तक मेरे भाई आप लोग एक मिडिल फैमिली है, मिडिल फैमिली का दुख मेरे भाई एक मिडिल फैमिली वाला समझ सकता है, बाकी कौन समझ सकता है मेरे भाई? एक मिडिल फैमिली का दुख एक मिडिल फैमिली वाले ही समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे अच्छा हम दोस्त बताते हैं। आप लोग अच्छा अभी तक नहीं लिया मेरे भाई तो चाहिए, क्लास 10 का आप विद्यार्थी है, क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, तो सबसे अच्छा दोस्त हम इसी चलते हम बता रहे हैं कि हमारे भाई बहन को कभी भी दिक्कत नहीं हो। आप लोग जाइएगा प्ले स्टोर में जाइएगा, PLAY प्ले
NCERT प्ले स्टोर में आप लोग जाइएगा, वहां से जाके कर लीजिएगा NCERT, वहां से NCERT बुक, वहां से NCERT बुक बिहार बोर्ड BIHAR, बिहार बोर्ड BOARD, वहां से जाइएगा NCERT बुक बिहार बोर्ड पे नीला रंग के मेरे भाई इसी कलर से नीला रंग से लिखे हैं, तो नीला रंग के वो लोगो आएगा, तो उसी प्ले स्टोर में लोगो देख लिया मेरे भाई, और उसको मेरे बहन बताते हैं कि इतना बहुत अच्छा बुक रहेगा ना, तो PDF बाय PDF हम लोग को हिंदी पढ़ना रहेगा तो हिंदी का बुक रहेगा, मैथ पढ़ना रहेगा तो मैथ का बुक रहेगा, तो इधर उधर भटकने से आप लोगों को क्या फायदा, आप लोग को इधर उधर भटकने से क्या फायदा, तो आप लोग के लिए हम मेरे भाई जब हमको पास जब भी टाइम मिलता है तो हम ऐसे एकदम नोट्स के साथ साथ एकदम दिमाग लगाते रहते हैं कि हमारे विद्यार्थी हमारे भाई बहन को कैसा ट्रिक्स बताया जाए, या अभी तक किताब के लिए इधर उधर ढूंढ रहे हैं और कम पैसा है, मिडिल फैमिली से हम सबको बिलोंग करते हैं, तो जान भी करते हैं आप लोग, तो मिडिल फैमिली का दुख इस मिडिल फैमिली वाला ही समझ सकता है, तो इसलिए हम प्ले स्टोर में देखें कि NCERT बुक हम भी यूज करते हैं, हमारे नोट्स नहीं मेरे भाई, हमारे से किसी किसी का बुक नहीं रहता, तो हम भी यूज ऐप को यूज करते हैं NCERT बुक, इसमें कोई हम आप लोग को चार्ज देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो जाइएगा प्ले स्टोर में, और NCERT का बुक है बिहार बोर्ड क्लास 10 मारिएगा तब आ जाएगा ना, तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है, तो प्लीज आप लोग इतना बताने के लिए मैं भाई आप लोग सभी भाई बहन को पास तो आप शेयर करिएगा ना क्लास, आप कम से कम शेयर कर दीजिए, यकीन से नहीं किए थे मेरे भाई, तो कम से कम इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, दिन को दिन नहीं समझते हैं, रात को रात नहीं समझते हैं, तो कम से कम आप लोग मेरे भाई अब तो शेयर कर दो यार, अब तो शेयर कर दो, बता दिए तो इतना अच्छा ट्रिक, तो चलिए अब हम बताते हैं, हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन करा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण 12 नंबर कह रहा है, निर्गत निर्गत किरण एवं अभिलंब अभिलंब के बीच कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं, कोण को कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, कोण नामे में छुपा है मेरे भाई, काम इसका नामे में इसका काम छुपा हुआ है, तो निर्गत कोण कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम निर्गत किरण बोलते हैं, उसको हम यहाँ से कर लीजिएगा आंसर में, निर्गत किरण, इसको निर्गत कोण का, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं, यहाँ तक आप लोग क्लियर है। और हमारे 13 में कहा 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 13 में कह रहा है 1 मीटर 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, उत्तल लेंस की क्षमता उत्तल लेंस की क्षमता होगी, 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो एक डायोप्टर होगा, इसका क्षमता होगा, तो एक डायोप्टर, इसका क्षमता एक डायोप्टर, डी से डायोप्टर को डी से लिखते हैं, इसको डायोप्टर, इसको ऐसे भी लिखिए, या आप लोग शॉर्ट में डी लिख दीजिए, या इसको आप लोग डायोप्टर भी हिंदी भी यूज कर सकते हो, तो कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की फोकस की क्षमता होगी एक डायोप्टर, यहाँ तक आप लोग क्लियर है मेरे विद्यार्थी, यहाँ तक आप लोग क्लियर है, यहाँ तक आप लोगों ने एकदम क्लास मजा आ रहा है ना पढ़ने में मेरे भाई मेरी बहन, क्लास पढ़ने में मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, आप लोग इंटरेस्टिंग के साथ हम क्लास करो, हम बहुत, हमें भी क्लास कराने में बहुत ज्यादा मन लगता है, हमें लगता है कल कब सुबह होवे कि हम क्लास दम करा के अपने भाई बहन को क्लास करवाएं, अभी तो मेरे भाई रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, तो आप लोग प्लीज सपोर्ट आप लोग का कम है, प्यार और आशीर्वाद कम मिल रहा है, इसलिए क्लास हम रिकॉर्डेड दे रहे हैं, तो क्लास हमारा रिकॉर्डेड ये अपलोड होता है मेरे भाई 7 PM सुबह का
सुबह का 7 PM, सुबह दम 7 बजे दम सुबह सुबह दम क्लास अपलोड होता है, और शाम में दम 6 बजे, शाम में 6 बजे और सुबह में 7 बजे। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। सुबह में दम आप लोग को 7 बजे होता है क्लास अपलोड, और शाम में 6 बजे। UPLOD, ये देखिए यहाँ तो सुबह में 7 है और शाम में 6 बजे क्लास अपलोड होने का टाइम है ये हमारा। तो इस टाइम में आप लोग क्लास में अपलोड करिए और सभी भाई बहन के पास शेयर करिए ना। आप लोग के सामने एकदम रैक एकदम पढ़ाएंगे, आप लोग के सामने एकदम क्लास को एकदम बहुत अच्छा से इंटरेस्टिंग के साथ हम हंसा हंसा करके पढ़ाएंगे। अभी तक अपलोड ऐसे रिकॉर्डेड में थोड़ा उतना मजा नहीं आ रहा है, मगर तब पर भी मेरे भाई आप लोग के लिए क्लास करवा देते हैं। मगर लाइव क्लास कराएंगे मेरे भाई, तो सबसे पहले उस दिन केक काटेंगे हमारे सभी विद्यार्थियों को, सभी भाई बहन को। सबसे पहले केक आप लोग के मुंह में जाएगा मेरे भाई। सबसे पहले आप लोग के लिए केक एकदम खिलाएंगे, और उसी दिन से चालू करेंगे एकदम। केक खाने के बाद ही एकदम लाइव में एकदम चालू करेंगे। चलो आप पढ़ाई करो, अब मन से क्लास करो। तो 13 नंबर तक क्लियर हो गया। और 14 में कह रहा है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित। 14 में कह रहा है, किसी 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 अवतल दर्पण द्वारा, किसी अवतल किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक एक सीधा तथा आवर्धित सीधा तथा आवर्धित आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रति आवर्धित प्रतिबिंब आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। जब वस्तु स्थित जब वस्तु स्थित होती है, जब वस्तु स्थित होगा तो उसको हमसे कैसा, तो दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका मैं दर्पण तथा दर्पण तथा फोकस दर्पण तथा फोकस दर्पण तथा फोकस दूरी के बीच फोकस दूरी के दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, दर्पण तथा फोकस दूरी के बीच। यहाँ तक भी क्लियर है। यहाँ तक कोई इधर उधर लिख दीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित। आवर्धित मैंने मेरे भाई मेरी बहन, आवर्धित मैंने क्या होता है, आवर्धित मैंने बड़ा होता है। आवर्धित मैंने क्या, आवर्धित मैंने बड़ा, हासित मैंने छोटा, हासित मैंने छोटा, आवर्धित मैंने बड़ा, हासित मैंने छोटा, आवर्धित मैंने बड़ा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा मेरे भाई। यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है अवर्धित, तो अवर्धित बनेगा तो किसको में, यहाँ पे अवतल दर्पण है। तो यहाँ से भी आप लोग एक वर्ड और ध्यान रख लीजिए। यहाँ से आप लोग एक बताओ कि अवतल में बड़ा, अवतल अवतल में बड़ा, और उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से भी आप लोग ये बात को याद रख लीजिए, ये बात को आप लोग याद रख लीजिए कि उत्तल में छोटा और अवतल में बड़ा। तो यहाँ से अवतल का रहा तो इसलिए सीधा बनेगा, और अवर्धित बनेगा। अवर्धित बने बड़ा किसको बनता है, तो अवतल में। इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ से अवतल है तो प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित है कहाँ, दर्पण तथा फोकस दूरी के बीच में वस्तु रहेगा, तो अब प्रतिबिंब संबंध सीधा तथा अवर्धित बनेगा, सीधा तथा अवर्धित बनेगा। तो यहाँ तक 14 नंबर की क्लियर है। अब 15 नंबर है, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा होता है। अब देखिए समझा दिए ना, किस दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो उत्तल में। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है, किस दर्पण द्वारा, 15 में कह रहा है क्या, किस दर्पण द्वारा, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्रति किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है, छोटा
बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा बनता है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा कब बनेगा? तो इसको मैं उत्तल में प्रतिबिंब, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो 15 नंबर तक हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए इसको हम छोटा से छोटा भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं और बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं। इसको मतलब एक देखिए, इसको बता दिए कि उत्तल में अब पूछेगा किस किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल में। इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो यहाँ पे उत्तर की जगह पर अवतल हो जाएगा। और छोटा पूछेगा तो उत्तल, बड़ा पूछेगा तो अवतल। यहाँ तक क्लियर है? 15 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग। चलिए मिटाते हैं। 15 नंबर तक क्वेश्चन तक आप लोग क्लियर है? इसको मिटाते हैं। सोलह में कह रहा है अवतल दर्पण को कहते हैं। 16 में कह रहा है कि अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अब किस दर्पण को अवतल दर्पण को कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अवतल को अभिसारी कहते हैं। अवतल को अभिसारी दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी। ओ सॉरी मेरे भाई। अवतल को कहते हैं अभिसारी। अवतल दर्पण को कहते हैं, अवतल दर्पण को दूसरा नाम अभिसारी है। और उत्तल के पूछेगा तो अपसारी। उत्तल में अपसारी और अवतल में अभिसारी। अवतल में अभिसारी। यहाँ तक मेरे विद्यार्थी आप लोग क्लियर है? यहाँ तक आप क्लियर है? कह रहा है उत्तल में अपसारी, अवतल में अभिसारी। ये भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्लियर हो गया हमारा। ये भी दो क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये भी किसी क्लियर हो गया। चलिए अब 17 नंबर में आते हैं। 17 नंबर कह रहा हमारा कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो काल्पनिक एवं छोटा। उत्तल दर्पण में काल्पनिक तथा छोटा बनता है। काल्पनिक काल्पनिक एवं छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक एवं छोटा बनता है। उत्तल में काल्पनिक छोटा बनता है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किस दर्पण द्वारा किस दर्पण किस दर्पण द्वारा निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब
किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया किया प्राप्त किया किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है तो कौन सा दर्पण में? तो अवतल में। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। तो अवतल मार लीजिए यहाँ पे आंसर में, अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है अवतल दर्पण में। अब कारण निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, क्वेश्चन यही है, 19वां नंबर यही मेरे भाई, यहाँ से कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें, चलिए लिख देते हैं, निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किसको में बनेगा? तो इसको में भी आंसर हो जाएगा अवतल में। इसका आंसर भी अवतल हो जाएगा, इसका आंसर भी अवतल होगा। अब इसका भी आंसर क्या है? अवतल दर्पण में। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है? चलिए हम मिटाते हैं। अब मेरे भाई थोड़ा सा क्लास लंबा हो गया तो आप लोग बिल्कुल एकदम पेशेंस के साथ क्लास करिए। हम आप लोग को एकदम क्लास लंबा हो गया तो आज यहीं तक क्लास करवाते हैं। आप लोग बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे आराम से पढ़ते रहिए मेरे भाई। तो चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग कराते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको 92 नंबर टोटल क्वेश्चन है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अभी आप लोग ऑब्जेक्टिव करिए। हमारा 20वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा 20वां नंबर कह रहा है, समतल दर्पण समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। हमेशा ऐसे पूछ रहा आंसर दे रहे हैं, हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। 20 तक मेरे भाई क्वेश्चन रहा, 20 तक क्वेश्चन करा दिए। हम आप लोग पहले क्लास को देख लीजिए, एक बार डिवाइड कर लीजिए और बाद दोबारा अपने कॉपी और कलम निकाल कर ब्लैक और ब्लू पेन से एकदम लिखते चलिएगा, याद करते चलिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक मेरे भाई, तो आप लोग क्लास को जरूर बताइएगा कि आप लोग क्लास कैसा लगा। आप लोग क्लास अच्छा लगा मेरे भाई तो क्लास अच्छा कमेंट करिएगा। खराब लगा तो भी खराबे कमेंट करिएगा मेरे भाई, मगर करिएगा आप लोग कमेंट। आप लोग करिएगा, कमेंट करने में नहीं डालना मेरे भाई, ताकि आप लोग सवाल हमसे कैसे पूछ सकते हैं, हमारे से बोल के नहीं मेरे भाई, कमेंट के माध्यम से या कॉलिंग के माध्यम से भी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो आप लोग मेरे भाई यहाँ तक कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग क्लास कैसा लगा, हमारा नोट्स पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कैसा लगा। तो आप लोग क्लास के बारे में जरूर बताइएगा। आप लोग चलिए, आप लोग को थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद मेरे विद्यार्थी, थैंक यू।